मैं बिलोंग करती हूँ श्योपुर से और प्राथमिक शिक्षा मेरी फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक हुई है गांव में। और श्योपुर जैसे कि बहुत छोटा ज़िला है तो वहाँ पे भी मतलब प्रॉपर गाइडेंस उस समय पीएससी के लिए नहीं उपलब्ध था। ये जो पीएससी है यूपीएससी है, यदि आप सोचें कि हम 1 महीना 2 महीना पढ़ के और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लें तो ऐसा नहीं होता है। इस 2 घंटे रात में सोती थी और 1 घंटा दिन में, 3 घंटे मेरा मतलब यही टाइम टेबल रहा पूरे 2.5 महीने कि मैं जादौन सर हैं इंटरव्यू के लिए, मैंने जादौन सर से गाइडेंस लिया। ऐसा थोड़ा सा प्रेशर तो फील होता है शादी के बाद कि हम प्री और मेंस दे चुके हैं और सब लोगों सारे रिश्तेदारों में ये बात भी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यदि मैं जॉब ना कर रही होती तो शायद मैं अपने बच्चे को ज़्यादा समय दे पाती। संघर्ष से शिखर कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव। दोस्तों, जब भी किसी परिवार में बहुत ज़्यादा बेटियां होती हैं तो लोग सोचते हैं कि एक बेटा क्यों ना हो, लेकिन जब माता पिता एक बेटी को बेटी की तरह पालते हैं और फिर बेटी तरक्की के सोपान पूरे करके माता पिता का नाम रोशन करती है, ऐसा ही कुछ वाक़या हुआ है जो आज हमारे साथ महिला अधिकारी हैं। आज के हमारे एपिसोड में उनका नाम है श्रीमती मोनिका सिकरवार, जो कि अम्बा में सब रजिस्ट्रार हैं। उनकी कहानी कुछ ऐसी है कि उनके पिता ने उन्हें इतना सपोर्ट किया कि आज वे श्योपुर ज़िले की पहली महिला अधिकारी बनकर निकली हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 2014 बैच की एमपीपीएससी की बैच की पास आउट हैं वे, और आज अम्बा में अपनी सर्विसेज दे रही हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे उनकी तरक्की के बारे में, उनकी ज़िंदगी में क्या उन्होंने संघर्ष या स्ट्रगल फेस किए जिससे वे आज इस मुकाम पे पहुंची हैं, और उन्होंने तैयारी कैसी की। जो भी महिलाएं या पुरुष इस शो को देख रहे हैं उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आज के एमपीपीएससी या अन्य परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। मैम, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गौरव। मैम, सबसे पहले बात करूँगा मैं, आप दर्शकों को बताएं आप कहाँ से हैं। अभी फ़िलहाल तो आप ग्वालियर में रह रहे हैं, लेकिन आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो कैसी रही। मैं बिलोंग करती हूँ श्योपुर से और प्राथमिक शिक्षा मेरी फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक हुई है गांव में। क्यों कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हम गांव में रहते थे, और 6 से लेके 12 तक जो मेरी एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन, वो मेरी हुई है सरस्वती विद्या मंदिर श्योपुर से। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने किया है श्योपुर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज श्योपुर से, और उसके बाद मैं एमबीए करने के लिए आईटीएम यूनिवर्स ग्वालियर आई, और पीएचडी मेरी चल रही है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से। आपकी प्रारंभिक शिक्षा एक शासकीय विद्यालय से हुई। आज का अगर माहौल देखें तो जो अभिभावक हैं वो सरकारी जो शासकीय विद्यालय हैं उस पर बच्चों को पढ़ाना प्रेफर नहीं करते हैं। भले ही उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़े। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़कर भी बच्चे का भविष्य बन सकता है या प्राइवेट में ही जाना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि शासकीय विद्यालयों में यदि टीचर अच्छे हैं तो बच्चों का जो बेसिक है वो स्ट्रांग हो सकता है। जैसे कि जब मैं पढ़ती थी तो मेरे जो टीचर थे महेश उपाध्याय सर, उन्होंने अच्छी मेहनत की मेरे ऊपर, और उसका आज एग्जाम्पल मैं हूँ। मेरे बेसिक से स्ट्रांग थे, इसलिए मैं आज यहाँ पे पहुँच पाई। जैसा मुझे लगता है आजकल जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों का इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाए, पर जो मैं देख रही हूँ जॉब में कि इंग्लिश तो ठीक है, लेकिन एज़ वेल एज़ आपकी हिंदी भी उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी ऑफिसों में अभी भी पत्राचार पूरा हिंदी में होता है। और जैसे हम रजिस्ट्री करते हैं तो हमारे पास 99% रजिस्ट्रियाँ भी हिंदी में ही आती हैं। यदि आपकी हिंदी अच्छी नहीं होगी, आपकी मैथ अच्छी नहीं होगी, तो आप ऑफिसों में आपको फेस करना पड़ेगा वो प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि यदि टीचर अच्छा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो स्कूल सरकारी है या प्राइवेट है। ये पूरा बच्चे पे, उसके घर के माहौल पे और उसके टीचर पे, बेसिकली उसके स्कूल के टीचर पे डिपेंड करता है। मैम, मैं बात करना चाहूँगा आपके पिता की यहाँ पर कि उनका आपकी स्टडी को लेकर कितना सपोर्ट रहता था। जैसे आपने बताया फिर आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ पर जो है वहाँ से आपने एमबीए भी किया, फिर आप कॉलेज में आपने लेक्चरशिप भी की। तो पिताजी कहीं ना कहीं, जिस आप गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में अक्सर ये होता है कि बेटियों की जल्दी शादी कर दी जाती है, 18 की हुई या उससे कम में भी कई देखने में आता है नाबालिगों की भी शादी हो जाती है। तो पिताजी ने
कहाँ पर कितना आपको सपोर्ट किया? नहीं, मेरे पिताजी ने मुझे पूरा सपोर्ट किया और मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ तो ये उन्हीं का विश्वास था कि मैं आज मतलब इस पद पे पहुँच पाई। और शायद यदि मुझे जल्दी मार्गदर्शन मिला होता पीएससी का तो हो सकता है मैं कुछ और बड़े पद पे पहुँच पाती। स्टार्टिंग से ही मतलब मेरे पापा जी को हमेशा लगता था कि ये मतलब ज़रूर कुछ अच्छा करेगी, तो उन्होंने पढ़ाई पे पूरा फोकस रखा। भले ही मतलब वो किसान हैं या हम गांव से बिलोंग करते हैं या श्योपुर जैसे छोटे ज़िले से बिलोंग करते हैं, लेकिन पढ़ाई के प्रति उनका रुझान हमेशा से बहुत अच्छा रहा। उन्होंने हमें बाहर भी भेजा पढ़ने के लिए, मतलब मैं अपने परिवार की पहली लड़की हूँ जिसे उन्होंने बाहर भेजा, मुझ में विश्वास दिखाया। तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था कि उन्होंने मुझ में इतना विश्वास दिखाया है तो मुझे भी कुछ अच्छा करके उन्हें दिखाना होगा। मैम, अगर अन्य परिवारों की बात करें या देखने में आता है कि जैसे जो लड़कियां हैं, अक्सर हम अखबार में भी पढ़ते हैं कि 10th में अव्वल आई हैं, बाजी मारी है, 12th में बाजी मारी है, लेकिन जब अन्य परीक्षाएं अगर हम देखें, सीए का एग्ज़ाम है या जिसकी आपने तैयारी की, एमपीपीएससी है, यूपीएससी या अन्य जितनी भी बड़ी परीक्षाएं हैं, आईआईटी वगैरह, उसमें लड़के बाजी मारते हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स में अवेयरनेस की कमी? मतलब 12th तक तो ठीक पढ़ाई कराते हैं आजकल के जो पेरेंट्स हैं, बाद में जाके कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि हमें बच्ची की शिक्षा में ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ऐसा मतलब मैंने ऐसा खुद महसूस नहीं किया अपने परिवार में, लेकिन हाँ, जैसा मैं आसपास में देखती हूँ, पेरेंट्स को जल्दी ही ये लगने लगता है कि अब मतलब उसकी शादी की एज हो गई है, अब मतलब उसकी शादी कर देनी चाहिए या कुछ। लेकिन ऐसे भी पेरेंट्स मैं देखती हूँ आसपास में जो अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं और बच्चियाँ अच्छा कर रही हैं। यूपीएससी का एग्ज़ाम है तो उसमें भी लड़कियाँ ही टॉपर हैं, सीए के एग्ज़ाम में भी, तो इक्वली पार्टिसिपेट कर रही हैं। लेकिन कुछ मतलब थोड़ा सा सामाजिक बदलाव की और ज़रूरत है इस बारे में, ऐसा मुझे लगता है। मैम, जब आप लेक्चरशिप कर रही थी यहाँ एक कॉलेज में, उस दौरान ही आपकी सगाई हो जाती है, एंगेजमेंट आपकी हुई थी, और जिनसे होती है वो पीएससी की ऑलरेडी शायद तैयारी कर रहे थे उस समय, तो उनको देखकर ही आपको लगा कि मुझे ये पीएससी में तैयारी करना चाहिए, या प्राइवेट जॉब करते समय, क्योंकि प्राइवेट जॉब की अपनी एक जिम्मेदारियाँ, एक प्रेशर, एक कुछ कमियां भी होती हैं, तो लगा कि नहीं, प्राइवेट नहीं, मुझे अच्छे किसी विभाग में जाना चाहिए? जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, मेरे पापा जी मुझे बार बार बोलते थे कि आप पीएससी की तैयारी करो, यूपीएससी करो, लेकिन मुझे बैक ऑफ द माइंड कहीं डर लगता था क्योंकि मेरे आसपास कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था, ना ही कोई मतलब मैं किसी भी एक सिंगल व्यक्ति को नहीं जानती थी जो पीएससी की तैयारी कर रहा हो, जो मुझे गाइडेंस दे सके। और श्योपुर जैसे कि बहुत छोटा ज़िला है तो वहाँ पे भी मतलब प्रॉपर गाइडेंस उस समय पीएससी के लिए नहीं उपलब्ध था, तो कहीं ना कहीं मुझे डर लगता था। लेकिन जब मेरी इंगेजमेंट हुई तो सर उस समय एसआई थे और वो पीएससी की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, आप कर सकती हैं। मुझे भी थोड़ा गाइडेंस मिला सर से, जो जिसे बोलते हैं कि अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है तो उसमें 30% मेरी पढ़ाई है और 70% उनका गाइडेंस है। वहीं से मुझे मोटिवेशन मिला और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा सब रजिस्ट्रार के पद पे सिलेक्शन हो गया। जब इंगेजमेंट हो जाती है और आपकी शादी भी हो गई थी रिजल्ट आने से पहले, तो माता पिता के सामने एक अलग रोल रहता है, लेकिन जब सास और ससुर होते हैं तब एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है और खुद से भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं कि अब मैंने समय निकाल कर तैयारी की है तो अब सिलेक्शन तो होना ही चाहिए, एक दबाव रहता है। तो आपके साथ ऐसा कुछ था कि आपको खुद को प्रूफ करके दिखाना ही था कि क्योंकि आपकी शादी हो चुकी थी और रिजल्ट नहीं आया था? जी, ऐसा थोड़ा सा प्रेशर तो फील होता है शादी के बाद कि हम प्री और मेंस दे चुके हैं और सब लोगों, सारे रिश्तेदारों में ये बात भी है कि प्री मेंस दे चुकी है बहू उनकी, अब इंटरव्यू होना है। लेकिन मेरे इन लॉज जो हैं, जो मेरा इन लॉज फैमिली है, वो बहुत सपोर्टिंग है और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया तैयारी के लिए। इंटरव्यू की तैयारी मैंने शादी के बाद ही की, शादी के बाद ही पीएससी का इंटरव्यू दिया और सिलेक्शन भी हुआ। तो इसमें मतलब उन्हीं का सपोर्ट है, जो मेरे सास हैं, ससुर हैं, जेठ हैं, जेठानी हैं, उनका मुझे पूरा सपोर्ट। पहले अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन हो गया था मैम, तो तैयारी निश्चित ही आपकी बहुत अच्छी रही होगी जब पहला अटेम्प्ट में ही आपने क्लियर किया था। तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों के साथ आप साझा करें आपकी तैयारी को लेकर के, क्या आपने योजनाएं बनाई थी, कैसे आपने स्टडी करी थी,
जिस वजह से आपको पहले ही प्रयास में सफलता मिली? जब मैंने पीएससी का मेंस दिया, मेरा प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुआ, मेंस के लिए हम तैयारी करने लगे, तो मैं पीएससी के लिए एकदम नई थी। और हुआ कुछ ऐसा कि 2014 में पीएससी का जो सिलेबस था वो चेंज हो गया अचानक से। उससे पहले सब्जेक्ट्स चलते थे और अचानक से वो सिलेबस सबके लिए यूनिफॉर्म हो गया। तो मैं पीएससी के लिए नई थी, लेकिन बाकी लोग भी इक्वली नए थे पीएससी के लिए, पर मुझसे मतलब बेटर कंडीशन में थे वो, क्योंकि उनका जीएस तैयार था और भी सारे सब्जेक्ट तैयार थे। तो मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। मुझे जो याद आता है कि हमें केवल 2.5 महीने का टाइम मिला था मेंस की तैयारी के लिए, तो मैं 2 घंटे रात में सोती थी और 1 घंटा दिन में। 3 घंटे मेरा मतलब यही टाइम टेबल रहा पूरे 2.5 महीने कि मैं 3 घंटे की नींद लेती थी और बाकी टाइम मैं पढ़ाई करती थी। तो मुझे लगता था कि मतलब हमेशा से ही लगता था बचपन से कि जो करना है एक ही बार में करना है, मतलब बार बार एक बार प्रयास करो फिर बार बार। हो सकता है कि मुझ में ऐसा लगता है मुझे धैर्य की कमी है कि मैं बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकती किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं अपना पूरा 100% उस काम में देती हूँ। और शायद और मुझे गाइडेंस भी बहुत अच्छे लोगों का मिला, जैसे कि सौरभ कुशवाहा सर हैं जो अभी जनपद पंचायत सीईओ हैं, प्रदीप भदौरिया सर हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, अंगद ओझा सर हैं, जादौन सर हैं। इंटरव्यू के लिए मैंने जादौन सर से गाइडेंस लिया। तो मुझे काफ़ी अच्छे टीचर्स का भी सहयोग मिला और तैयारी की। मतलब प्रॉपर कोचिंग तो मैं नहीं कहूँगी कि मैंने कोई ज्वाइन की थी, लेकिन गाइडेंस मुझे सभी से बहुत अच्छा मिला, मार्गदर्शन मिला। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरे हस्बैंड से मिला, क्योंकि वो ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे। उससे ये हो पाया, मतलब मुझे ऐसा लगता है। हम आपको बता दें कि मैम जो हैं यहाँ पहले सीएसपी रह चुके हैं, रिसेंटली उनका ट्रांसफ़र हुआ है, श्री नागेंद्र सिकरवार जी की जीवन संगिनी है। तो अब मैम ने बात की है तो मैं उनके लिए थोड़ा सा पूछ लूँगा मैम से कि नागेंद्र सिकरवार जी की बात करूँ तो एक जांबाज पुलिस ऑफिसर हैं, अच्छा खासा डर का माहौल रहता है अगर वो आ जाते हैं फील्ड में। तो घर में किसका चलता है मैम? उनका ही डंडा चलता है या आपकी चलती है? घर में दोनों की चलती है। घर में मतलब ऐसा पुलिसिंग जैसा तो कुछ नहीं है, हमारे घर का माहौल बहुत नॉर्मल रहता है। वो बाहर जितने भी स्ट्रिक्ट हों लेकिन घर में काफ़ी कूल रहते हैं। और हम लोग जो भी डिसीज़न होता है तो मिलके ही लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारी ट्यूनिंग, मुझे ऐसा लगता है, बाकी लोगों का पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी है। मैम वर्किंग जैसे आप कर रहे हैं, आप एक हाउसवाइफ भी हैं, आपके जैसे भी ट्रांसफ़र भी हो गया है आपके हस्बैंड उनका, तो कोई समस्या आती है, मतलब कैसे आप फेस करते हैं? जैसे आपको रेगुलर जाना भी है क्योंकि आप प्रशासनिक पोस्ट पर हैं, तो बहुत सारे लोगों से रेगुलर मिलना भी होता है, घर पर छोटा बच्चा भी है, तो कभी ऐसा लगता है कि ये जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो परिवार के प्रति जिम्मेदारियों के बीच आड़े आ रही हैं? ऑब्वियस सी बात है, कभी कभी ऐसा लगता है कि यदि मैं जॉब ना कर रही होती तो शायद मैं अपने बच्चे को ज़्यादा समय दे पाती। लेकिन फैमिली मेरी इतनी अच्छी है कि मुझे बैक ऑफ द माइंड ये लगता है कि मेरा बच्चा उनके साथ है, सुरक्षित है, अच्छे से है, मतलब वो मुझसे ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखते हैं। मेरी सिस्टर भी यहीं नगर निगम में पोस्टेड है, मेरे साथ रहती है, वो भी उसका इक्वली ध्यान रखती है। और जो मेरा बेटा है उसके बड़े पापा, बड़ी मम्मी, उसके दादा दादी सब उसका इक्वली ध्यान रखते हैं। तो मुझे मतलब फैमिली का इतना सपोर्ट है कि मुझे इतना ज़्यादा टेंशन होता नहीं है अपने बच्चे को लेकर। आपके जो हस्बैंड हैं वो भी पुलिस सेवा में बड़े अधिकारी हैं और आप भी हैं, तो कभी आप दोनों एक दूसरे से अपनी समस्याएं डिस्कस करते हैं? जैसे आपको आपके प्रशासनिक क्षेत्र में कोई समस्या आ रही हो जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा हो, या उन्हें कोई केस सॉल्व करने में दिक्कत आ रही हो, तो राय मशवरा चलता है मैम? अगर मेरी फील्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उनको आती है तो वो मुझसे लेते हैं समस्या। ऐसे कोई रजिस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई ऐसा महिलाओं से रिलेटेड मैटर है तो मुझसे ज़रूर डिस्कस करते हैं, और मैं अपनी सारी समस्याएं उनसे डिस्कस करती हूँ। डेली मुझे जो भी प्रॉब्लम आती है ऑफिस में या कहीं भी, तो मतलब ही इज़ द फर्स्ट पर्सन कि मैं उनको बताती हूँ और वो मुझे हमेशा सही गाइडेंस देते हैं। मैम इस शो को बहुत सारे वो लोग भी देखते हैं जो, जैसे आप भी एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, बहुत सारी बच्चियां या छात्राएं हैं जो वो देखती हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि वो भी आगे आना चाहती हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि वो भी आगे आकर बढ़ें, अच्छी शिक्षा लें और आपकी तरह ही एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी बनें?
मैं सभी लड़कियों से, महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ तैयारी करो, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। यदि आप अपना 100% किसी भी चीज़ में देंगे, आप में जुनून है, तो आपको ईश्वर आपके लिए रास्ते भी खोलेगा, पर आपको मेहनत पूरी करनी है। ये जो पीएससी है, यूपीएससी है, यदि आप सोचें कि हम 1 महीना 2 महीना पढ़ के और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लें, तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको मतलब कड़ी मेहनत की ज़रूरत है, आपके बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मैं पेरेंट्स से भी ये कहना चाहती हूँ कि यदि आप चाहते हैं या आपके बच्चे का रुझान है कि उसे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो आप स्टार्टिंग से ही उसके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें और उसे उस फील्ड से, जैसे एनसीईआरटीज़ जो हैं, जो बाद में जाके हमें पढ़नी पड़ती हैं, तो क्यों ना उन्हें बचपन से ही उनका बेस इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो जो आगे जाके वो अपना तैयारी अच्छे से कर पाएँ। और लड़कियां तो आजकल हर फील्ड में आगे बढ़ ही रही हैं, हम देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो लड़का लड़की वाला डिस्क्रिमिनेशन अब ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब ऐसा कि लड़की हैं तो नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? बहुत महिलाएं हैं जो कर रही हैं, नाम कमा रही हैं। और आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकती हैं, बस आपके मन में शक्ति होनी चाहिए कि मुझे ये करना है। थैंक यू सो मच मैम। तो हमारे साथ थी अम्बा ज़िले की सब रजिस्ट्रार श्रीमती मोनिका सिकरवार, जिन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। हमने जाना कि वह कैसे एक छोटे से गांव से निकली, फिर शहर में आके उन्होंने पढ़ाई की और आज वे एक अच्छी बड़ी प्रशासनिक अधिकारी हैं। इसमें उनके पिताजी का सपोर्ट उन्हें बहुत ज़्यादा रहा, जैसे उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो पहले पढ़ना भी ज़रूरी है और घर से निकलना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको प्रयास आपको खुद ही करने होंगे, तभी आप किसी क्षेत्र में आगे जा पाएंगे। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और साथ ही इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो छोटे छोटे गांव हैं जहां से महिलाएं या छात्राएं निकल नहीं पा रही हैं, कोई उन्हें हेजिटेशन है या कुछ भी कमी लगती है कि मैं छोटे से गांव में हूं तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती, उन्हें अगर ये देखने को मिलेगा तो निश्चित है उन्हें मोटिवेशन मिलेगा और वे आगे कुछ कर पाएंगे। इसी के साथ संघर्ष से शिखर तक के इस एपिसोड में मैं गौरव आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार आपसे फिर मिलूँगा एक नए अधिकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।